हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है संज्ञान अधिगम बाल विकास की इकाई 1 की रिवीजन क्लास, जहां हम बात करेंगे अधिगम की अवधारणा की। जी हाँ, जो हमारी पहली इकाई है अधिगम की अवधारणा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। जी हाँ, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तरों को। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करूं, बता दूं इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। पहला देखिए, लिखा है कि सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है। यह किसने किया है? सूझ जो होती है वह क्रमिक, सूझबूझ मतलब होशियारी, समझ, ये क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है। यह जो है विचार किसका है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है डंकर ने। सही जवाब होगा डंकर। दूसरा, आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? आहा अनुभव सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूझ सिद्धांत से। याद रखिएगा, आहा सिद्धांत अनुभव, आहा अनुभव सीखने के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो भाई सूझ सिद्धांत से। तीसरा, प्रभाव प्रसार का संबंध है। भाई प्रभाव प्रसार का संबंध किस चीज से है? तो प्रभाव प्रसार का संबंध है प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत से। जी हाँ, प्रभाव प्रसार का संबंध है प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत से। चौथा, सीखने का वह सिद्धांत जो तनावपूर्ण से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो भाई यह संबंध रखता है हमारे व्यवहारवादी संबंध से। जी हाँ, यह ध्यान रखेंगे, व्यवहारवादी। क्या ध्यान रखेंगे इसका? व्यवहारवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो भाई इसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत ने ही बढ़ावा दिया है, इसे भी याद रखिएगा। पांचवा भी क्या है? व्यवहारवादी। छठवा देखिए, निम्नलिखित में से सीखने का क्षेत्र कौन सा है? भाई कौन सा सीखने का क्षेत्र है निम्नलिखित में से? इनमें से कहाँ पर हम सीख सकते हैं? तो यहाँ हम सीख सकते हैं किससे? निरंतर पूर्वलन से। जी हाँ, निरंतर, बार बार हम दोहरा कर। अगला, भाई सीखने की प्रक्रिया, एक यहाँ पर माफ कीजिएगा, कौन सा निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो वो अनुभविक सीखने का क्षेत्र है। जी हाँ, अनुभविक जो है वो सीखने का क्षेत्र है अनुभाविक से। सातवां, प्रकृति का विलोप होना निम्नलिखित में से किसकी बात कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में किसकी बात कठिन है? तो यह है निरंतर पुनर्बलन से। जी हाँ, यहाँ से होने विलोप होना कठिन है। आठवां, सातवां देख लीजिए भाई यहाँ पर, जो हमने देख लिया। इसके बाद देखिए, सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो उनमें से कौन कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भाई सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है तो भाई वो तो है हमारा सीखने की शैली, किस तरीके से हम सीखते हैं। और पुनर्बंधा का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसे आप भाई कमेंट कर दीजिए, ढूंढ के बताइए कि पुनर्बलन का सिद्धांत से किससे संबंधित है। कमेंट कर दीजिए। पावला से संबंधित है, थॉर्नडाइक से, स्किनर से, या कोहलबर्ग से? जिससे भी संबंधित है भाई इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है। कमेंट कीजिए यहाँ पर सही जवाब आपका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो ये वस्तुनिष्ठ पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला है कि अधिगम क्या है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों में भाई सवाल यह है कि अधिगम किसे कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। तो अधिगम की बात करते हैं। भाई अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है? इसका अर्थ होता है सीखना। और ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, अधिगम एक व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा, जो जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित है। जी हाँ, जन्मजात जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन पर आधारित होता है कौन? अधिगम। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से जो क्रिया करता है और नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है, जी हाँ, तो यही अधिगम कहलाता है। तो नई नई चीज़ों को सीखता है। तो इंसान जो है, व्यक्ति जो है, वह नई नई चीज़ों के पहचान में आकर, नई नई चीज़ों के संपर्क में आकर उन्हें सीखता है। तो इसे ही क्या कहते हैं भाई? अधिगम कहते हैं। अगला, भाई अधिगम में शिक्षक की भूमिका बतलाइए। भाई अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका है? भाई अधिगम में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अधिगम करने के लिए आपको चाहिए एक शिक्षक जो आपको सिखाए। तो यह किसी भी कार्य को सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, याद रखिए। तो अधिगम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को सहयोग, समानता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि गुणों द्वारा अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करके उसे कार्य सिखाता है तो वह विद्यार्थी उस कार्य को आसानी में रुचि के साथ जल्दी सीख जाता है। जी हाँ, तो वह विद्यार्थी उस कार्य को बहुत आसानी से सीखता है। तो ये अधिगम जो है उसमें शिक्षक की भूमिका। अगला देखिए भाई, अगला है उचित अधिगम सामग्री का उपयोग कर विद्यार्थियों को कैसे सिखाया जाता है।
उचित अधिगम सामग्री का उपयोग कर विद्यार्थी को सिखा कैसे सकते हैं। तो भाई हम अगर सही सामान का इस्तेमाल करेंगे तो विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें भूगोल में छात्र को समझाना है तो हमें एक मानचित्र नक्शा चाहिए होगा, मैप चाहिए होगा ना, तभी सिखा पाएंगे। तो जब विद्यार्थी को कोई भी कार्य सिखाया जाता है तो उससे संबंधित सारे विषय सामग्री और उपयुक्त सामग्री अध्यापक के पास मौजूद होती है। तो यह मौजूदगी सीखने की प्रक्रिया में सहायता उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर बताया विज्ञान विषय पढ़ने के लिए उससे संबंधित पाठ्यपुस्तक, लिखने पढ़ने की सामग्री, पुस्तकालय व प्रयोगशाला होने ही चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भाई सीखने में रुचि उत्पन्न करने के 3 उपाय लिखिए। सीखने में कोई भी छात्र, कोई भी बालक जो सीखे, इसके लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहला उपाय, शिक्षण को रोचक बनाओ भाई, तभी वो सीखेंगे। जो भी शिक्षक है, अगर आप पढ़ाते हो, मैं हूँ, आप हो, तो हम अगर रोचक बनाएंगे ना सीखने की प्रक्रिया को, तो ही छात्र जो है सीखेंगे। दूसरा, बालक की अधिगम क्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। बालक सीख रहा है तो उसे अपने मन से सीखने नहीं देना, उसे हमें उसमें हाथ बटाना, सक्रिय रहना, अकेला नहीं छोड़ देना बच्चों को। बच्चों की आवश्यकता है हम रुचियों का पूरी तरह ध्यान रखा जाए। बच्चा किस तरह से सीखता है, सुनकर, बोलकर, लिखकर, तो उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 तरीके से हम बालक में क्या कर सकते हैं, सीखने की रुचि जो उत्पन्न कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अधिगम का विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए। या अधिगम से क्या आशा, विशेष जानकारी दीजिए। सीखने की प्रक्रिया पर लेख लिखिए। तो वहीं अधिगम की बात करें भाई, तो अधिगम की बात ही आप करेंगे तो भाई अधिगम एक बहुत ही व्यापक शब्द अभी हमने पढ़ा, और इसका अर्थ ही होता है क्या, सीखना। ठीक है, और यह कई चीज़ों पर आधारित होता है। तो आप इसको लिख पाएंगे, अनेक अनेक परिभाषाएं जो आप लिख सकते हैं। अब अधिगम की अनेक परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली परिभाषा आप देख सकते हो स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या परिभाषा दी भाई, कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। जी हाँ, व्यवहार सीखने में जो हमारी प्रगति, उन्नति होती है, वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। दूसरा देख लीजिए भाई, क्रो के अनुसार। भाई क्रो के अनुसार ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। जी हाँ, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। तीसरा देखिए गेट्स के अनुसार, अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। चौथा देखिए आप मर्फी के अनुसार, सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। और यहाँ पर छठवा देखिए आप लीच के अनुसार, अनुभव जो है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में प्रदर्शित परिवर्तन ही अधिगम है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत सारे दिए हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि सीखने की प्रक्रिया में मानव एवं भौतिक संसाधनों की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। है ना, तो सीखने के लिए भाई संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, सीखने के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला मानव संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। जी हाँ, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन ये 2 हैं जिनसे हम सीखते हैं। जी हाँ, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन्हीं 2 से हम सीखते हैं। उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं को प्राप्त करना, उपयुक्त अध्यापक, भाई इनसे तो हम सीख सकते हैं। ये कारक हैं, सामाजिक स्रोत है, संसाधन, इनके द्वारा हम अच्छा सीखेंगे या बुरा सीखेंगे, ये इन्हीं के पे निर्भर करता है। तो भाई ये सब हो गया अधिगम के बारे में, है ना। अधिगम में भाई कैसी परेशानियां आती है भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हो गए, ये हमारे पार्ट 1 अधिगम की अवधारणा के। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।